हाय। ये है हमारा प्लैनेट अर्थ। जैसे प्लैनेट अर्थ के अंदर कोर है, देन मेंटल है और फिर क्रस्ट है। सिमिलरली प्लैनेट अर्थ के ऊपर है एक एटमॉस्फेयर जो प्लैनेट अर्थ ने ग्रेविटी के कारण होल्ड करके रखा है। ये भी डिफरेंट लेयर्स में ऐसे फॉर्म्ड है: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो ये है अर्थ का एटमॉस्फेयर। डिपेंडिंग अपॉन द हाइट, हाइट कहाँ से? अर्थ की सरफेस से। ये डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स में ये डिफरेंट स्ट्रैटिफिकेशन हो रखा है प्लैनेट के एटमॉस्फेयर का, जिसे ये ऑरोरा बोरियोलिस है। देन दिस इज एक्सोस्फेयर और फिर आउटर स्फेयर चालू हो जाता है। ये जो पूरा वेदर फिनोमिनन्स हैं ये मोस्टली होते हैं यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में। यहाँ बहुत सारे वेदर फिनोमिनन्स लाइक जैसे सनी डे है, क्लाउडी क्लाउडी रेनी, स्नो या फिर स्लीट हो रहा है, स्टॉर्म है, लाइटनिंग है, थंडर, हेल, विंड, फॉग, आइस, टॉर्नेडो, रेनबो, क्लियर स्काई, हॉट, वार्म, कोल्ड, फ्रीजिंग। बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द अर्थ, बिकॉज अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्ट है और इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। डिफरेंशियल हीटिंग के कारण ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट और वेदर फिनोमिनन होते हैं। इस पूरे चैप्टर में यूनिट में हम पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में। एटमॉस्फेयर कैसे बनता है, इसका कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स, वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होते हैं और इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। विल टॉक अबाउट दिस इंसोलेशन। इंसोलेशन मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन से इक्वेटर में डिफरेंट है और अगर हम नॉर्थ और साउथ की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे स्लैंट सनरेज फॉल होती है। हीट बजट क्या होता है, हीटिंग और कूलिंग एटमॉस्फेयर कंडीशन क्या होती है। विल टॉक अबाउट दिस कंडक्शन, कन्वेक्शन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, एडवेक्शन, टेम्परेचर. We will talk about factors controlling temperature, distribution of temperature, because इक्वेटर में सीजन्स ही नहीं होते हैं, ऑल ओवर द ईयर सेम टेम्परेचर होता है और वही पोल्स होते हैं। यहाँ 6 मंथ लाइट है तो 6 मंथ नाइट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर देखेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाई एक्स एक्सिस में एंड वाई एक्सिस में वर्टिकल। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर से क्या मतलब होता है। विल टॉक अबाउट प्रेशर, प्रेशर बेल्ट, विंड्स, प्लानिटरी, सीजनल और लोकल विंड्स क्या होती हैं, एयर मासेस, फ्रंट्स, ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अभी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आए थे, साइक्लोन अम्फन एंड ऑल, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, स्ट्रक्चर, आई वॉल क्या होता है। विल टॉक अबाउट प्रेसिपिटेशन, बारिश, एवापोरेशन, कंडेंसेशन। नाउ इनमें डिफरेंस होता है, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग एंड देन मिस्ट, क्लाउड। ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन होते हैं और इनमें माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं। विल टॉक अबाउट रेनफॉल, ओरोग्राफिक क्या होता है, कन्वेक्शनल क्या होता है, टाइप्स एंड वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। वर्ल्ड क्लाइमेट्स, क्लाइमेट्स में भी क्लासिफाई किया है डिपेंडिंग अपॉन प्रेसिपिटेशन और से टेम्परेचर। कोएपन क्लासिफिकेशन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेटिक चेंजेस। सो ये पूरा यूनिट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्लाइमेट मतलब एयर, इसमें पॉल्यूशन भी बहुत हो रहा है एंड दिस इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। कैन अ पर्सन लिव विदाउट एयर? ऐसा हो सकता है क्या? नो। वी ईट फूड 2 to 3 times अ डे, दिन में 2-3 बार खाना खाते हैं। ड्रिंक वाटर मोर फ्रिक्वेंटली, बट ब्रीथ जो होता है वो हर कुछ सेकेंड्स में हम लेते हैं। एयर एसेंशियल होता है टू द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सम ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस हैं, ये सर्वाइव करते हैं फॉर सम टाइम विदाउट फूड एंड वाटर, बट दे कैन नॉट सर्वाइव इवन अ फ्यू मिनट विदाउट ब्रीदिंग एयर। हम मैक्सिमम कितने टाइम तक अपनी सांस रोक सकते हैं? सो ब्रीदिंग के बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दैट शोज द रीज़न वाई वी शुड अंडरस्टैंड द एटमॉस्फेयर इन ग्रेटर डिटेल। एटमॉस्फेयर जो होता है ये मिक्सचर है, मिक्सचर है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का, और ये एक एनवलप की तरह है। जैसे ये अर्थ है, इसके चारों तरफ ये एनवलप की तरह एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट जैकेट बना हुआ है। ये लाइफ गिविंग गैसेस देता है, लाइक ऑक्सीजन ह्यूमंस को मिलती है, एनिमल्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, प्लांट्स को जिससे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। एयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ्स मास एंड 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है वो कन्फाइंड है टू द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ना अभी हमने देखा था ना, हाइट बढ़ रही है तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आ रहा है। तो जो 99% ऑफ एटमॉस्फेयर है वो 32 किलोमीटर डिस्टेंस हाइट पर कन्फाइंड है।
एयर कलरलेस होती है, हम इसका कलर नहीं देख पाते हैं, ओडोरलेस होती है और कैन बी फेल्ट जब विंड ब्लो होती है। और विंड कब ब्लो होती है? जब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। एक जगह का प्रेशर 100 1070 है, यहाँ पे 1010 है, तो यहाँ से विंड ऐसे फ्लो होने लग जाएगी, एयर फ्लो होने लग जाएगी। तो जब एयर फ्लो होती है तब हम उसे फील करते हैं। So can you imagine what will happen to us in the absence of ozone in the atmosphere? अभी क्या हुआ था? ओजोन डिप्लीशन होने लग गया था। ओजोन डिप्लीशन होता है तो ये हमें क्या करती है? सन की यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। तो ये कैंसरस हो जाता है अगर ओजोन प्रॉपरली नहीं है, अगर वो हमें गार्ड नहीं कर रही है दिस इनकमिंग यूवी रेडिएशन से। अब कंपोजिशन पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर जो होता है इसमें बहुत सारी गैसेस होती है, वाटर वेपर होता है, डस्ट पार्टिकल होता है। द प्रपोर्शन ऑफ गैसेस चेंज होता है इन द हायर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन सच अ वे दैट ऑक्सीजन विल बी ऑलमोस्ट इन नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ से 120 किलोमीटर। एक वर्ड होता है एक्लिमेटाइजेशन। सी, जब जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, से लद्दाख में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। सो दैट इज़ वाई हमारी बॉडी को एक्लिमेटाइज होने में कुछ टाइम लगता है। क्वांटिटी जो होती है, हाइट बढ़ती है तो ये डिफरेंट हो जाती है कंपोजिशन ऑफ एयर। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये होती है अराउंड 90 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ पे। ज़्यादा हाइट जाते हैं तो वहाँ पे CO2 भी नहीं मिलती है और वाटर वेपर भी नहीं मिलते हैं। तो ये बताता है कि पूरा जो एटमॉस्फेयर है ना, इसकी डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन है, डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल हाइट पे। गैसेस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड इज मीटियोरोलॉजिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस एज इट इज ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। नाउ दिस इज द गुड थिंग अबाउट CO2 एंड ऑल्सो द बैड थिंग। जब इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आती है तो ये ट्रांसपेरेंट रहती है, बट जब आउट गोइंग रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन होती है तो ये उनको स्टॉप कर लेती है। तो इन अ वे जो CO2 है और ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये अर्थ का एक मिनिमम एक टेम्परेचर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और इन्हीं के कारण अर्थ में लाइफ फॉर्म बना है। बट अगर CO2 और ग्रीन हाउस गैसेज का प्रपोर्शन जो है वो बढ़ जाएगा तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। ये ओपेक होती है टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का। ये एब्जॉर्ब करती है पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और रिफ्लेक्ट बैक सम पार्ट ऑफ इट टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। It is largely responsible for this greenhouse effect. So greenhouse effect per se is not bad, it is not wrong, it is a natural phenomenon. प्रॉब्लम तब होती है जब हम डिसबैलेंस कर देते हैं, इम्बैलेंस आ जाता है नेचर में। वाई? बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज आती हैं तो उससे टेम्परेचर अननेसेसरीली बढ़ता है और फिर ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, सी लेवल राइज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। वॉल्यूम ऑफ अदर गैसेस कांस्टेंट है, बट द वॉल्यूम ऑफ CO2 राइज हो रही है पास्ट फ्यू डेकेड में, स्पेशली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, मेनली बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, कोल एंड पेट्रोलियम। दिस हैज ऑल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एयर। ओजोन एक अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का। ये करीब 10 to 15 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस में मिलती है, ऐसे ऊपर 10 to 50 किलोमीटर हाइट पे। ये एक फिल्टर की तरह काम करती है, एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रा वायलेट रेज को रेडिएटिंग फ्रॉम द सन। और ये जो यूवी रेज होती है ये कैंसरस होती है, तो इससे हमको प्रोटेक्शन मिलता है बिकॉज ऑफ दिस ओजोन फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ओजोन इज इंपॉर्टेंट, ओजोन इज इंपॉर्टेंट एट दिस हाइट, स्ट्रेटोस्फेयर वाली हाइट पे। फिर आते हैं ये वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या होते हैं? पानी का होता है एवापोरेशन और ये क्लाउड्स एंड ऑल बनते हैं, तो ये एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो ये वाटर वेपर कहलाते हैं। वाटर वेपर भी एक वेरिएबल गैस है एटमॉस्फेयर में, ये डिक्रीज होती है विद एल्टीट्यूड। वाटर वेपर भी ना ज़्यादा हाइट पे नहीं होते, कम हाइट पे ही लोकेटेड होते हैं। वार्म और वेट ट्रॉपिक्स में बहुत ज़्यादा मिलेंगे बिकॉज यहाँ पे ट्रांसपिरेशन, इवापो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा हो रहा है और ओवरऑल एवापोरेशन इज़ हाई बिकॉज ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज़ ऑल्सो हाई। ये अकाउंट करता है 4% ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम। ड्राई और कोल्ड एरिया में, डेजर्ट एंड पोलर रीजन में ये कम होगा बिकॉज वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, स्कार्सिटी है। सो वाटर वेपर भी डिक्रीज होता है फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। दिस इज इक्वेटर और ये पोल है, तो पोल की तरफ बढ़ेंगे तो वाटर वेपर का परसेंटेज कम होगा। It also absorbs part of insolation from the sun and preserves the earth's radiated heat। मतलब ये भी एक kind of greenhouse gas हो गई। It does acts like a blanket allowing the earth neither to become too cold nor too hot।
वाटर वेपर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी इन द एयर। जहाँ पे भी अपड्राफ्ट हो रहा है ना, मतलब एयर ऊपर मूव हो रही है बिकॉज ऑफ हीट एंड इंसोलेशन, तो वहाँ पे इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, और स्टेबिलिटी होती है यूजुअली जहाँ पे ऐसे डाउन ड्राफ्ट ऑफ एयर हो रहा है। अब ये थर्ड है, दैट इज कॉल्ड दिस डस्ट पार्टिकल। ये डस्ट पार्टिकल होते हैं, ये भी एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। एटमॉस्फेयर हैज़ अ सफिशिएंट कैपेसिटी टू कीप स्मॉल सॉलिड पार्टिकल विच में ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जैसे कि सी सॉल्ट है, फाइन सॉइल है, स्मोक धुआं जो होता है स्मोक का सूट है, ऐश है, पॉलन ग्रेन्स हैं जो फ्लावर्स की होती है, डस्ट है, डिसइंटीग्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ दिस, मीटियोर्स भी हैं। ये सारे जो हैं ये एटमॉस्फेयर में मिलते हैं एज अ डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल जनरली कॉन्सेंट्रेट होता है अगेन लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में। कन्वेक्शनल एयर करंट ट्रांसपोर्ट करता है टू ग्रेट हाइट, ऐसे ऊपर की तरफ हाइट पे ट्रांसफर हो सकता है। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल फाउंड है सब ट्रॉपिकल में एंड टेम्परेट रीजन में ड्यू टू ड्राई विंड्स इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। तो ये ट्रॉपिक्स होते हैं, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, तो इक्वेटर और पोल्स में कम है, बट सब ट्रॉपिकल में इन डस्ट पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। डस्ट एंड सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, न्यूक्लियाई अराउंड विच वाटर वेपर कंडेंस टू प्रोड्यूस क्लाउड्स। अब क्लाउड्स होते हैं, फॉग होते हैं, ये फिनोमिनन हम आगे पढ़ेंगे। इसमें जब वाटर वेपर को एक न्यूक्लियाई मिलता है तो वो उसके अराउंड ऐसे सेटल हो जाता है, और फिर वहाँ पे क्लाउड्स फॉर्मेशन या जैसे फॉग होता है वो बनते हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं, तो ये पार्टिकल्स हो गए, कौन कौन से कंपोजिशन हो गए एटमॉस्फेयर में, गैसेज है, वाटर वेपर है, और ये डस्ट पार्टिकल है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसे बना है। एटमॉस्फेयर जो होता है ये अगेन डिफरेंट लेयर है, जैसे अर्थ में लेयर्स थी इंटीरियर में, ऐसे ही आउटसाइड भी ये लेयर है। वेरिंग डेंसिटी है और टेम्परेचर है। डेंसिटी जो होती है वो हाईएस्ट होगी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। वाई? बिकॉज ऊपर से वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर वहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ डेंसिटी ज़्यादा हो गई। जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर बढ़ेंगे डेंसिटी कम होती जाएगी, और ये डिक्रीज होगी विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है, और लैटीट्यूड मतलब ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर डिवाइडेड है 5 डिफरेंट लेयर्स में डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर कंडीशन। तो ये लेयर्स कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो होती है ये लोअर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, इसकी एवरेज हाइट अराउंड 13 किलोमीटर है। ये एक्सटेंड होती है रफली टू अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर नियर द पोल्स और 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। ऐसा क्यों? कि ये जैसे अर्थ है तो जो पोल है यहाँ पे इसकी हाइट अराउंड 8 किलोमीटर हो रही है, बट अगर अपन इक्वेटर पे आते हैं तो ये 18 किलोमीटर हो जाती है। द रीज़न इज़ यहाँ पे सोलर इंसोलेशन भी ज़्यादा हो रहा है, तो ये ऊपर की तरफ अप ड्राफ्ट भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में भी ऐसे बल्ज बन जाता है। स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट होते हैं यहाँ पे। थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर ग्रेटेस्ट है इक्वेटर पे, बिकॉज हीट यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होती है टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करेंट्स। ये जो लेयर होती है इसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और वाटर वेपर होता है। हीट आती है तो ऊपर की तरफ एयर बढ़ती है, तो यहाँ हीट ज़्यादा है तो यहाँ बल्ज फॉर्म हो जाता है इक्वेटर पे। ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक प्लेस इन दिस लेयर। तो ट्रोपोस्फेयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीज होता है एट द रेट ऑफ 1 डिग्री फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट। तो जैसे ही आप 165 मीटर ऊपर बढ़ोगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाएगा। दैट इज़ वाई हम देखते हैं जब अपन माउंटेन्स में जाते हैं, हम हिल स्टेशंस में जाएंगे हिमालय में या साउथ में वेस्टर्न घाट में, तो एल्टीट्यूड अगर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। The zone separating the troposphere from stratosphere is called the tropopause। ये क्या होता है? पॉज है। ट्रोपोपॉज मतलब ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर चालू होगा तो बीच में एक जोन आएगा, वहाँ पे पॉज आएगा, तो दैट इज कॉल्ड दिस ट्रोपोपॉज। एयर टेम्परेचर ट्रोपोपॉज में अबाउट -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है इक्वेटर पे और -45 अराउंड द पोल्स पे। ये जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे नियरली कांस्टेंट होता है एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड ट्रोपोपॉज। पॉज हो जाए यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर हम देखते हैं, ये टेम्परेचर है यहाँ से सी 20-25 अराउंड यहाँ पर है। ये जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, ये वाला जो ग्राफ है दिस लाइन इज एल्टीट्यूड, किलोमीटर हाइट है, और यहाँ पे टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर भी ये -100 तक जाएगा ऐसे। ये यहाँ से सपोज जब 0 डिग्री है मतलब सरफेस पे ये टेम्परेचर कितना है? अराउंड 20 समथिंग टेम्परेचर है। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है ये टेम्परेचर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। फिर एक पोजीशन आती है, हाइट बढ़ रही है बट टेम्परेचर उतना का उतना कांस्टेंट है, सो दैट इज़ वाई इसको क्या बोलेंगे? ये पॉज हो गया है।
टेम्परेचर पॉज हो गया है यहाँ पे, इस हाइट बढ़ने से टेम्परेचर फॉल नहीं हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड पॉज, तो ये होता है ट्रोपोपॉज। फिर इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर चालू हो जाता है, डिफरेंट लेयर, तो यहाँ टेम्परेचर फिर से बढ़ेगा बिकॉज यूवी रेज आ जाएगी यहाँ पे, और फिर ये टेम्परेचर कुछ टाइम तक बढ़ेगा, फिर एक पॉज आएगा और फिर यहाँ पे चेंज होगी लेयर, ये होगा स्ट्रेटोपॉज। तो सी टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा इस पूरे हाइट इंक्रीज होने पे। फिर इसके बाद मीजोस्फेयर चालू होता है और टेम्परेचर फिर से डिक्रीज होने लग जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 80 तक, ये सी -80 समथिंग 90 -90 तक यहाँ पे गया है। फिर एक पॉज आता है, हाइट बढ़ रही है बट टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है ना बढ़ रहा है, पॉज है, और फिर एक्सोस्फेयर चालू होता है और फिर ये टेम्परेचर इस तरह मूव होगा। तो ये ट्रोपोस्फेयर है तो ट्रोपोपॉज आया, स्ट्रेटोस्फेयर है तो स्ट्रेटोपॉज आया, फिर मीजोस्फेयर है तो मीजोपॉज आया, फिर थर्मोस्फेयर, एंड देन फाइनली ये आउटर स्पेस एक्सोस्फेयर हो जाता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है इसमें ट्रोपोपॉज आता है, ये एक्सटेंड होता है अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर में। एक इम्पॉर्टेंट फीचर है स्ट्रेटोस्फेयर का कि यहाँ पे मिलती है ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ओजोन फॉर्मेशन कैसे होता है, ये लेयर जो होती है ये एब्जॉर्ब करती है यूवी रेडिएशन को और शील्ड करती है लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम इंटेंस हार्मफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो यूवी रेज होती हैं दे आर हार्मफुल फॉर अस और ओजोन इससे हमें प्रोटेक्ट करती है। मीजोस्फेयर लाई होता है अबव द स्ट्रेटोस्फेयर और एक्सटेंड है अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर में। इन दिस लेयर में वंस अगेन टेम्परेचर फिर से डिक्रीज होगा और इंक्रीज होगा इन एल्टीट्यूड रीचिंग अप टू -100 डिग्री पे पहुंच जाएगा अराउंड 80 किलोमीटर पे। फिर अपर लिमिट ऑफ मीजोस्फेयर आएगी, इसको मीजोपॉज बोलेंगे। देन आयोनोस्फेयर आएगा इसमें बीच में अराउंड 80 to 400 किलोमीटर अबव द मीजोपॉज, तो इसका नाम आयोनोस्फेयर है। मतलब यहाँ पे क्या होंगे, आयंस मिलेंगे। यहाँ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जिनको बोलते हैं आयन और इट इज़ नोन एज आयोनोस्फेयर। फिर आता है रेडियो वेव्स, ये ट्रांसमिट करती है फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर, बिकॉज यहाँ पे आयंस हैं तो रेडियो वेव्स हम ऐसे सेंड करते हैं, ये वापस उसको सेंड बैक कर देता है अर्थ पे, तो ये एक यूज होता है एज अ मीडियम कम्युनिकेशन के लिए। टेम्परेचर हियर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद हाइट और अपर मोस्ट लेयर जो एटमॉस्फेयर का है अबव द थर्मोस्फेयर, ये कहलाता है एक्सो। एक्सो मतलब बाहर होता है, तो अब अपन अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर निकल गए, एक्सोस्फेयर आ गया है। ये हाईएस्ट लेयर है बट इसके बारे में अभी हमें ज़्यादा पता नहीं है। whatever contents are there, these are extremely rarefied in this layer और ये gradually merge हो जाएगी outer space से। तो ये जो लेयर्स हैं, ऑल लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर है, मस्ट बी एक्सरसाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन अस। जोग्राफर्स जो होते हैं वो समझना चाहते हैं मोस्टली फर्स्ट टू लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर और दिस स्ट्रेटोस्फेयर, बिकॉज इनका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिग्निफिकेंट होता है हमारी लाइफ में। जैसे एक जेट स्ट्रीम्स होती हैं, बताइए ये किस लेयर पे आएंगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं। एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, मेन एलिमेंट्स जो एटमॉस्फेयर के होते हैं सब्जेक्ट टू चेंज है, इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ, ये है टेम्परेचर T, प्रेशर V और विंड्स, ह्यूमिडिटी, क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन। ये सारे एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट कहलाते हैं। इनके बारे में अभी हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे अपकमिंग चैप्टर 9, 10 एंड 11 में, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। नाउ दिस इज एक्सरसाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस कॉन्स्टिट्यूट करती है मेजर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ट्राई टू आंसर, बताइए कौन सा सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूट करती है पोर्शन एटमॉस्फेयर का, क्या वो ऑक्सीजन है, आर्गन है, नाइट्रोजन है या CO2 है। एटमॉस्फेरिक की जो लेयर होती है ये इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए, कौन सी, स्ट्रेटो, ट्रोपो, मीजो या आयनो। सी सॉल्ट है, पोलन है, ऐश है, स्मोक सूट है, फाइन सॉइल है, ये किससे एसोसिएटेड होते हैं, गैसेस, डस्ट, वाटर और मीटियोर। ऑक्सीजन गैस है, इसमें नेग्लिजिबल क्वांटिटी है एट द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर में, कहाँ पे होगा ये। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस ट्रांसपेरेंट है टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन और ओपेक है आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये कौन सी गैसेस होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। तो इसका आंसर बताइए। देन 30 वर्ड्स में ट्राई टू आंसर व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एटमॉस्फेयर, ट्राई टू आंसर इन 30 वर्ड्स। What do you understand by atmosphere? What are elements of weather and climate? Describe the composition of atmosphere. Brevity is very important. 30 words में बताना है ना, तो means you have to be very brief. Why is troposphere the most important of all layers of the atmosphere? Because सारे weather जो phenomenon है वो यहाँ पे होते हैं। डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, अब 150 वर्ड्स में बताना है, मतलब यू कैन ऐड मोर डिटेल्स। सूटेबल डायग्राम बनाना है और स्ट्रक्चर करना है एटमॉस्फेयर का, लेबल करना है और डिस्क्राइब करना है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डायग्राम है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्रोड्यूस करना है आंसर राइटिंग में। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर।
ये अगेन ब्रीफ चैप्टर है, इसमें हमने पढ़ा कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये यूनिट 5 का दिस क्लाइमेट सेक्शन में अभी हमने स्टार्ट किया है। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस ज्योग्राफी, डिसिप्लिन, अर्थ, लैंडफॉर्म। अभी हम आ गए हैं क्लाइमेट में। 8 भी हो गया, 9, 10, 11, 12। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लाइमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, तो सारा फोकस अभी क्लाइमेट पे है। वाटर फिर पढ़ेंगे, फिर लाइफ ऑन द अर्थ आएंगे हम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।